प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान की शुरुआत आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, यह वीडियो हिंदी मीडियम के हिंदी माध्यम से जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए है। इस वीडियो में एकदम शुद्ध हिंदी में आपको सारे टॉपिक सहज, सरल और आसान भाषा में विथ लॉजिक समझाए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बात कर लें कि आपने अभी अभी कक्षा 10वीं पास करके कक्षा 11वीं में आए हैं। तो कक्षा 10वीं का जो सिलेबस है विज्ञान का, उस पूरे विज्ञान के अंतर्गत इतनी मोटी सी किताब होती है। उसमें आपके तीनों विज्ञान होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों विज्ञान उसी इतनी सी पतली किताब में होते हैं। और जैसे ही आप कक्षा 11वीं में आते हैं तो आपकी भौतिक विज्ञान की जो बुक है वह इतनी मोटी हो जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि कक्षा 10वीं में जो विज्ञान का सिलेबस आपने जो भी विज्ञान का सिलेबस पढ़ा, उसके अपेक्षा 11वीं का जो सिलेबस है, 10वीं का जो विज्ञान है एकदम बच्चा है। और 11वीं में जैसे ही आप आते हैं तो उसका विज्ञान जो है एकदम विस्तृत मिलेगा आपको। तो इसमें देखिए क्या करना है आपको। कक्षा 10वीं में आपने जो भी पढ़ा या नहीं पढ़ा, अगर कक्षा 10वीं में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी कक्षा 11वीं का जो विज्ञान है आपका, जैसे जो इसका पार्ट 1 है आपका फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक संसार, भौतिक जगत, तो इस कक्षा 11वीं का जो भौतिक विज्ञान आप पढ़ेंगे, अगर भौतिक विज्ञान के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, बस अपने अंदर आप जुनून रखते हैं, अपने अंदर अगर लगन रखते हैं पढ़ने के लिए, तो भी यकीन मानिए कि इतने सीक्वेंस से दिया गया है कि आप अगर स्टार्टिंग से सभी, अगर पार्ट 1 से लेके सभी पार्ट को अगर स्टेप वाइज पढ़ते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए, एक मेरे तरफ से आप लोगों के लिए यह सजेशन रहेगा कि विज्ञान के अंतर्गत आपको जो भी पढ़ाया जाता है आप रटने की कोशिश कभी मत कीजिए। हर एक टॉपिक को आप क्या कीजिए, समझिए। अगर समझेंगे तो वह हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा। अगर रटेंगे, आज रट लिए कल भूल जाएगा। दूसरी चीज कि अब इतनी सी पतली किताब तो है नहीं, 4 लाइन तो है नहीं कि आप रट लिए और उसको जिंदगी भर रट्टा मारते रहें और जिंदगी भर उसको लिखते रहें। अब जो विज्ञान का सिलेबस है वह बहुत बड़ा है, इसको रट करके पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहला मेरा सजेशन यही है कि आप विज्ञान को एकदम रटने का प्रयास तो कीजिए ही मत, सभी टॉपिक्स को आप समझिए। दूसरी चीज कि सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि कक्षा 10वीं पास करने के बाद विद्यार्थियों को यह सोचना हो जाता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ें। तो मेरे हिसाब से यह सजेशन है, देखिए कक्षा 10वीं में सभी विषय क्यों पढ़ाए जाते हैं? वहां इतिहास भी होता है, भूगोल भी होता है, सामाजिक विज्ञान भी होता है, खेल कूद भी होता है, संगीत भी होता है, विज्ञान भी होता है, गणित भी होता है। तो सभी विषय कक्षा 10वीं तक आपको क्यों पढ़ाए जाते हैं? क्योंकि सभी विषयों से आपको इंट्रोडक्शन कराया जाता है। सभी विषयों का आपको इंट्रोडक्शन कराया जाता है ताकि आपका जिस विषय में भी इंटरेस्ट हो, चाहे खेलकूद में हो, चाहे संगीत में हो, चाहे विज्ञान में हो, चाहे गणित में हो, आगे आने वाली कक्षाओं में आप उस विषय का चयन कर सकें जिस विषय में आपको इंटरेस्ट है, जिस विषय में आपका कमांड है। तो सबसे पहले मेरा यही सजेशन रहेगा आपको कि कभी भी आप स्कोप देख करके किसी भी विषय का चयन मत कीजिए कि वो फलाना मेरे घर के बगल का ये विषय लेके पढ़ रहा है तो मैं भी उससे कमजोर नहीं हूं, इस विषय को लेकर के पढ़ूं। तो ऐसा कतई आप लोग नहीं सोचेंगे। हमेशा ये ध्यान रहेगा कि जिस विषय में आपकी रुचि है उस विषय को लीजिए और आप पढ़िए। हालांकि जहां तक फिजिक्स की बात है तो मैं आपको शुरू से लेके अंत तक कक्षा 11वीं का फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और यकीन मानिए कि अगर मेरे साथ बनकर, अगर मन से, लगन से अगर आप मेरी वीडियो को देखेंगे, सीक्वेंस से देखेंगे, तो फिजिक्स के प्रति आपको एकदम प्यार हो जाएगा। तो आइए अब बेफजूल की बातें बंद करके आइए अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि भौतिक विज्ञान, हम स्पेशली इस पाठ के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत केवल भौतिक विज्ञान, उसका प्रयोग, उसके प्रयोजन, उसकी प्रयोजना क्या है, उसके कार्य क्या है, किस क्षेत्र में भौतिक विज्ञान का उपयोग है, इन सब के बारे में केवल इस वीडियो और इस पाठ के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। साइंस यानी विज्ञान, जो हमने पढ़ते आ रहे हैं अभी तक में, विज्ञान, इसकी अंग्रेजी होती है साइंस। साइंस, जो साइंस शब्द है ये आपके लैटिन भाषा का शब्द है। जो साइंस शब्द है किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका जो कहां से लिया गया है? साइंटिया।
साइंटिया शब्द से लिया गया है और साइंटिया का अर्थ होता है जानना। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना। मैं तो आपको ये कहूंगा, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो जो साइंस है यह कोई भी विषय नहीं है। साइंस कोई विषय नहीं है। अब आप कहोगे कि सर ये क्या बता रहे हो, पूरा आप तो इतिहास ही चेंज करते रहो, लेकिन साइंस कोई विषय नहीं है। अगर साइंस विषय है तो आप देखते हैं कि ये सामाजिक विज्ञान में ही भी आता है। विज्ञान जो विज्ञान है आपका, विज्ञान के 3 भाग होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ये 3 भाग होते हैं और ये तीनों सब्जेक्ट हैं आपके, ये तीनों विषय हैं आपके। लेकिन अगर हम विज्ञान को देखें तो विज्ञान आपका कोई भी विषय नहीं है, क्योंकि अगर हम यहां देखें, आप कक्षा 10वीं में पढ़े हैं सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान में कौन सा फिजिक्स है, कौन सा रसायन है, कौन सा केमिस्ट्री है, कौन सा बायोलॉजी है, उसमें तो कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, तो फिर विज्ञान वह कैसे हुआ? तो यहां से विज्ञान का जो मतलब है वह क्या है? जानना। अब इसका अर्थ मैं बताता हूं कि जानना क्या है, किस बारे में जानना, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में जानना ही क्या है? आपका विज्ञान है। अब देखिए, इसको मैंने ये जो बोला कि यह कोई साइंस विषय नहीं है, तो इसको मैं अगर बोलूं तो ये आपका है मेथड ऑफ स्टडी। ये अगर विज्ञान को हम कहें तो ये आपका है मेथड ऑफ स्टडी, पढ़ने का तरीका। पढ़ने का तरीका ही विज्ञान है। किसी भी विषय को पढ़ने का जो तरीका है वह विज्ञान है। जैसे अगर आप देखें कि अगर कोई छोटा सा बच्चा है, उसको आप अगर मान लेते हैं कि अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं या हिंदी पढ़ा रहे हैं, उसको अगर आप संज्ञा की परिभाषा बताते हैं, फिर आप उसको विशेषण की परिभाषा बताते हैं, फिर आप उसको संधि सिखाते हैं, उसके बाद आप उसको सिखाते हैं क ख ग घ, तो क्या वह बच्चा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। सबसे पहले सीक्वेंस क्या है, उसका तरीका क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले उसको अ आ इ ई से क ख ग घ ज्ञ तक पढ़ाइए, उसके बाद उसको शब्द बनाना सिखाइए, फिर उसको वाक्य बनाना सिखाइए, फिर आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो भी पढ़ाना चाहते हैं वह पढ़ाइए। तो ये एक तरीका है कि जो छोटे बच्चों को पढ़ाना है, सबसे पहले उसको अ आ इ ई ये सब पढ़ाना है, उसके बाद उसको शब्द बनाना बताना है, उसके बाद उसे वाक्य बनाना बताना है। जैसे अगर अब हम यहाँ विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में क्या है, विज्ञान की शुरुआत, जैसे अगर हम इसे भौतिक विज्ञान को ही पढ़ रहे हैं, तो यदि आप भौतिकी का मतलब नहीं समझेंगे तो इसके आगे आने वाले पाठों को, इसके ब्रांचों को, इसकी शाखाओं को कैसे पढ़ पाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे जो विज्ञान है, विज्ञान का मतलब होता है पढ़ने का तरीका। विज्ञान का मतलब ही है, विज्ञान कोई भी विषय नहीं है, विज्ञान का मतलब है कि विज्ञान जो है पढ़ने का तरीका हमको बताती है कि किसी भी चीज को, किसी भी हम चैप्टर को, किसी भी पाठ को किस प्रकार से पढ़ें। तो जो विज्ञान की परिभाषा है वह क्या है कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। तो कोई आपसे ये पूछेगा कि विज्ञान क्या है, तो आप ये बताएंगे कि किसी भी विषय का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। तो ये आपकी विज्ञान की परिभाषा हुई। अगर विज्ञान की परिभाषा समझ में आई है तो आप गुरु दक्षिणा के रूप में, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा का कोई ज्ञान नहीं मिलता, ये आप वीडियो को लाइक कर दें। और अगर विज्ञान की परिभाषा आपको समझ में आई हो एकदम लॉजिकली, तो आप कमेंट बॉक्स में विज्ञान की परिभाषा लिखेंगे कि विज्ञान क्या है? किसी भी विषय का सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है, किसी भी विषय का। तो ये आपकी विज्ञान की परिभाषा हुई। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि भौतिकी क्या है। विज्ञान को तो हमने सीख लिया, अब समझते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो अब देखिए, हमारा टॉपिक है कि भौतिक विज्ञान। अब हम सीखेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, जो देखिए विज्ञान जो शब्द है वह हिंदी का शब्द नहीं है, विज्ञान आपका संस्कृत वर्ड है। विज्ञान का कौन सा वर्ड है? संस्कृत और वर्ड है। और भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स। और ये जो फिजिक्स शब्द है यह ग्रीक भाषा का, कौन सी भाषा का है? यह ग्रीक भाषा का है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ग्रीक भाषा के फिजिसिया शब्द से लिया गया है, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। तो यह एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि फिजिसिया से लिया गया है। और इस फिजिसिया का मतलब होता है नेचर। इस फिजिसिया का अर्थ होता है नेचर का मतलब हुआ प्रकृति। तो यहां पे फिजिक्स का मतलब यह है
प्रकृति, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हम प्रकृति का भी विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान का मतलब ये हुआ फिजिक्स। भौतिक विज्ञान की अंग्रेजी होती है फिजिक्स, और यह ग्रीक भाषा के फिजिसिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नेचर, यानी प्रकृति। यानी कि भौतिक विज्ञान क्या है? प्रकृति का विज्ञान है। इसको कुछ वैज्ञानिकों ने इसके अर्थ के हिसाब से यह परिभाषा बनाई कि प्रकृति एवं इससे संबंधित होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या हमने बताया? इस अर्थ के हिसाब से, इसके अर्थ के हिसाब से कुछ वैज्ञानिकों ने यह परिभाषा बताई कि भौतिक विज्ञान प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन कराता है। यानी कि प्रकृति और प्रकृति से संबंधित होने वाली घटनाओं का अध्ययन हम जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं वह क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो इन्होंने, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि यह परिभाषा आपकी गलत है। तो यह परिभाषा हालांकि गलत नहीं है, तो उन वैज्ञानिकों ने संशोधन कर दिया कि चलो ये अगर गलत है तो देखिए संसार में दो ही चीज है, द्रव्य है और दूसरी चीज है ऊर्जा। द्रव्य और ऊर्जा, इसके अलावा कोई भी चीज है संसार में? द्रव्य का मतलब यह हुआ, द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य तीन प्रकार से पाया जाता है हमारी प्रकृति में। पहला होता है ठोस। पहला क्या होता है? ठोस। दूसरा क्या होता है? द्रव। और तीसरा आपका होता है गैस। इस प्रकृति में ठोस, द्रव, गैस के अलावा कोई और भी तत्व है? नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है। इन तीनों के अलावा कोई भी और तत्व नहीं है। ठोस, द्रव, गैस के अलावा कोई भी द्रव्य इस प्रकृति के अंतर्गत नहीं है। दूसरी चीज क्या है? ऊर्जा, जिसे, जो कि क्या है? कार्य करने की क्षमता। आप पिछली क्लासों में पढ़े होंगे ऊर्जा की परिभाषा, जो कि बताती है कि कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की हमारे अंदर जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए संसार में दो चीजें केवल होती हैं, द्रव्य और ऊर्जा। क्या क्या होती हैं? द्रव्य और ऊर्जा। तो जिन वैज्ञानिकों को ये परिभाषा सुटेबल नहीं लगी तो उसको थोड़ा सा संशोधित ये करके ये परिभाषा भौतिक विज्ञान की बना दी गई कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे भौतिक विज्ञान को अगर हम नॉर्मली अगर इसकी परिभाषा बताएं, भौतिक विज्ञान के बारे में अगर हम बताएं तो भौतिक विज्ञान क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स इज नेचर का ही अध्ययन, स्टडी ऑफ नेचर। नेचर का ही अध्ययन क्या है? भौतिक विज्ञान है। जैसे हम कहें कि दिन और रात का होना, ये बरसात के समय में इंद्रधनुष का बनना, बारिश का होना, कोहरे का पड़ना, ये अगर हम जो बोल रहे हैं ये हम कैसे बोल रहे हैं, हम ये हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है, जो आवाज है मीठी क्यों है, आवाज जो है तीखी क्यों है, हम खड़े हैं तो खड़े क्यों है, ये जो हमारा घर है ये खड़ा क्यों है, ये गिर क्यों नहीं जाता। तो इन सब के बारे में जो भी अध्ययन हम करते हैं वह किसके अंतर्गत करते हैं? भौतिक विज्ञान के। यही तो है फिजिक्स। दिन और रात का होना, सूर्य का चमकना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का बनना, बादलों का फटना, अचानक बादलों का आ जाना, तारों का टिमटिमाना, ये सब क्या है? यही तो है भौतिक विज्ञान। इसी का अध्ययन हम जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं वही तो है आपका भौतिक विज्ञान। तो प्रकृति यानी कि हमारे चारों तरफ का वातावरण, जिसको हमारी सेंसेस समझ सकती हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उनके ही बारे में अध्ययन क्या है? भौतिक विज्ञान। वही तो है प्रकृति। प्रकृति में है क्या? जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हमारी सेंसेस समझ सकती हैं कि हाँ ये फोन है, ये हमारा मोबाइल है, ये कैमरा है और ये आवाज आ रही है। तो जिसको हमारी सेंसेस समझ सकती हैं वही तो है आपका भौतिक विज्ञान। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, तो प्राकृतिक और प्रकृति से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन हम जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं वही है आपकी भौतिक विज्ञान। अब जिन वैज्ञानिकों को यह परिभाषा अच्छी नहीं लगी उन वैज्ञानिकों ने यह परिभाषा, हालांकि यह परिभाषा गलत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिन वैज्ञानिकों को अच्छी यह परिभाषा नहीं लगी, सुटेबल नहीं लगी, स्टैंडर्ड परिभाषा नहीं लगी, तो उन्होंने स्टैंडर्ड परिभाषा बनाया कि देखिए संसार में दो ही चीज है, क्या क्या? द्रव्य और ऊर्जा। तो द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य जो है तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। और ऊर्जा जो है एक भौतिक राशि है जो कि कार्य करने की क्षमता होती है। कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जैसे आपकी सौर ऊर्जा हो गई,
यांत्रिक ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई, नाभिकीय ऊर्जा हो गई। तो ऊर्जा विभिन्न स्रोत पाए जाते हैं ऊर्जा के। तो द्रव्य और ऊर्जा के मध्य परस्पर क्रियाओं का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब देखिए द्रव्य क्या है, द्रव्य के भी बारे में हम कक्षा 10वीं में पढ़े हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है, हम ये मान करके आपको ये पढ़ाते हैं कि आप कक्षा 10वीं में आपने कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो मैं इस लेवल से पढ़ाता हूं आपको कि आपको सारी चीजें एकदम कंठस्थ हो जाएं और सारी चीजें एक एक टॉपिक आपको अच्छे से बेहतर से समझ में आ सके। तो ये जो द्रव्य है, द्रव्य क्या है, द्रव्य की अगर हम परिभाषा बनाएं तो द्रव्य जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, वह क्या कहलाता है, द्रव्य। जैसे वायु को अगर हम किसी भी बंद कमरे में या बंद किसी भी बर्तन में रखें तो वह स्थान घेरेगा और उसका कुछ न कुछ भार होगा। जैसे अगर आप ट्यूब में हवा भरते हैं तो बिना अगर ट्यूब में हवा नहीं भरेंगे, ट्यूब में हवा भरेंगे तो वह स्थान घेरेगा। भाई ट्यूब में हवा जब भरते हैं हम, गाड़ी के ट्यूब में हवा जब भरा जाता है, टायर में हवा भरा जाता है तो टायर फूल जाता है, तो यानी कि स्थान घेर रहा है। दूसरा चीज कि अगर जो टायर का वजन है, हवा भरने के पहले उसका अगर वजन करें और हवा भरने के बाद वजन करें तो हवा भरने के बाद उसका वजन बढ़ जाता है, यानी कि उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है, उसका कुछ न कुछ भार है। तो द्रव्य क्या है कि वह जो कि कुछ स्थान घेरता है और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो वह क्या कहलाता है, आपका द्रव्य कहलाता है। और द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए ठोस क्या होता है, ठोस जिसके अणु एकदम पास पास हो। ठोस क्या होते हैं, जिसके अणु एकदम क्या हो, पास पास हो और जिस पर हम अगर कोई बाह्य बल लगाएं, जिसको अगर उस पर बाह्य बल लगाएं तो उसकी संरचना में परिवर्तन न हो। जैसे कि ये आपका ग्रीन बोर्ड है, इस ग्रीन बोर्ड को अगर हम धक्का दें, अगर ये दीवार है आपका, इस दीवार को अगर धक्का दें, इस पर बल लगाएं तो इस दीवार की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यानी कि ठोस जिसके अणु क्या हो, पास पास हो, एकदम पास पास हो और जिस पर बाह्य बल लगाने पर, जिस पे बाहर से बल लगाने पर उसके आकृति और आकार में कोई भी प्रकार का परिवर्तन न हो, यानी कि उसका आकार और आकृति और आयतन, आकार, आकृति और आयतन, ये तीनों क्या हो, निश्चित हो। ये तीनों क्या हो, निश्चित हो। वह क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। देखिए आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा कि आकार, आकृति और आयतन जिसका नहीं बदलता वह क्या है, ठोस है। इसका मतलब यह है कि इसके अणु एकदम पास पास होते हैं और इस पर बाह्य बल अगर हम लगाएं तो इसका ना तो आकृति बदलेगा और ना ही आयतन बदलेगा। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके ठोस कहलाते हैं। अब बात करते हैं द्रव। तो सबसे पहला चीज कि द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनमें बहने का गुण पाया जाता है। जिनमें क्या पाया जाता है, बहने का। उनको अगर स्वतंत्र अवस्था में छोड़ दिया जाए तो जिधर आपका स्लोप रहेगा उसमें वह बहेगा। तो द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। जैसे पानी को अगर नीचे गिराएंगे तो वह बहेगा, लेकिन ठोस, अगर हम ठोस को अगर नीचे गिराते हैं, जैसे लकड़ी को गिराते हैं नीचे, तो लकड़ी ठोस है क्योंकि ये जो आपका डस्टर है यह ठोस है, क्योंकि यह दबाने पे नहीं दब रहा है और यह दबाने पे नहीं दब रहा है और इसके अणु एकदम पास पास हैं, इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। तो इसको अगर हम गिराएंगे नीचे तो यह बहेगा नहीं, जहां गिरेगा वहीं पर रह जाएगा। लेकिन अगर पानी को देखा जाए तो पानी में ऐसा कुछ नहीं होता। पानी में अगर हम बल लगाएंगे तो उसमें पानी की आकृति, आकार में परिवर्तन हो जाएगा, उसके आयतन में परिवर्तन हो जाएगा। अगर पानी में किसी भी टुकड़े को हम डालते हैं, लोहे के टुकड़े को डालते हैं, पत्थर के टुकड़े को डालते हैं, तो पानी आपका ऊपर आएगा। एक कहानी आपने सुना होगा कि बहुत छोटी क्लास में पढ़ते होंगे, प्यासे कौवे की कहानी, कि एक घड़े में पानी भरा होता है, जिसमें पानी रहता है और प्यासा कौवा रहता है। पानी उसमें नीचे रहता है, जिसमें कौवा का मुंह वहां तक पानी तक नहीं पहुंच जाता है। तो कौवा का क्या करता है कि पत्थर के टुकड़ों को ला ला करके उसमें भरता है, तो पानी का लेवल ऊपर आ जाता है और कौवा पानी उसमें से पी लेता है। तो यानी कि कहने का मतलब कि पत्थर जब उसमें डाला जा रहा है तो उस पर बल लग रहा है, और बल लग रहा है तो उसके आकृति और आयतन में परिवर्तन हो रहा है। उसके आकृति और आयतन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए पानी ऊपर आ रहा है, यानी उसके आकृति और आयतन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो द्रव वे पदार्थ होते हैं जिसका आकृति और आयतन अनिश्चित होते हैं। ये क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इनको जिस बर्तन में हम रखते हैं उसी का रूप धारण कर लेते हैं। इसका आकृति, आयतन, आकार तो निश्चित
आयतन इसका निश्चित होता है, आयतन अनिश्चित नहीं होता है, गलती हो गई। यहाँ पे आकार बदल जाता है। जैसे अगर पानी में बल लगाएंगे आप किसी भी प्रकार का, तो उसका आकार बदल जाएगा, उसकी आकृति बदल जाएगी, यानी आकार और आकृति अनिश्चित रहेगी, लेकिन आयतन उसका निश्चित रहेगा। जैसे अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं और 1 लीटर पानी में अगर आप दबाव डालते हैं, 1 लीटर पानी क्या है, 1 लीटर क्या है, उसका आयतन है। तो अगर 1 लीटर पानी लेकर के उस पर कोई भी बल लगाते हैं तो वह पानी आपका आधा लीटर नहीं हो जाएगा। जब भी रहेगा तो 1 लीटर रहेगा, तो आयतन तो इसका निश्चित रहेगा ही रहेगा, लेकिन आकार और आकृति जिसकी बदले और जिसमें बहने का गुण पाया जाए वह क्या कहलाता है, आपका द्रव कहलाता है। अब बात करें अगर गैस की, और जो द्रव के अणु होते हैं ठोस के अपेक्षा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और इनमें जो गैस होते हैं, गैस में अणु की जो गैस में जो अणुओं का ये व्यवस्था होता है, गैस में अणु दूर दूर होते हैं। जैसे अगर ठोस में इतने दूर दूर अणु है, ठोस में इतने दूर दूर अणु है, तो जो द्रव होगा उसमें इतने दूर दूर होंगे, इतने दूर दूर अणु होंगे, और जो गैस होगा उसमें इस प्रकार से अणु होंगे। तो गैसों में अणु जो होते हैं अत्यंत दूर दूर होते हैं, और गैसों का जो होता है आकार, आयतन और आकृति, ये तीनों अनिश्चित होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। वे क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं, सॉरी गैस कहलाते हैं, जिनका आकार, आयतन और आकृति निश्चित न हो। जैसे अगर आप किसी भी अगरबत्ती के धुएं को देखें, तो अगरबत्ती के धुएं को आप चाहे तो इतनी बड़ी डिब्बी में रख सकते हैं उसको, लेकिन जैसे ही आप डिब्बी खोलेंगे वह पूरी तरह से फैल जाएगा। ना तो उसका आकार निश्चित रहेगा, ना तो उसकी आकृति निश्चित रहेगी, और ना ही उसका आयतन निश्चित रहेगा। तो गैस जो होते हैं उसका आकार, आयतन और आकृति तीनों अनिश्चित होती हैं, वह क्या कहलाता है, गैस। ऊर्जा के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। और ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं कि जैसे आपकी हो गई नाभिकीय ऊर्जा, इन सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे जब हमारा पाठ आएगा। ये तो आपका परिचय है इस पाठ का। इस पाठ में हम फिजिक्स का परिचय पढ़ रहे हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ आपका बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो इस पाठ के बारे में, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के अंतर्गत क्या है, फिजिक्स से क्या होता है, फिजिक्स का उपयोग कहां है, ये चीज जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आपको फिजिक्स के प्रति प्यार नहीं हो पाएगा। और अगर आपको किसी भी विषय के प्रति प्यार नहीं है तो उस विषय को आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो यहाँ पे हम ऊर्जा की बात कर रहे थे। तो ऊर्जा विभिन्न रूप में होता है, नाभिकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या माना जाता था, पहले ये माना जाता था कि जो द्रव्य है वह अलग चीज है और जो ऊर्जा है वह अलग चीज है। पहले ये माना जाता था कि जो द्रव्य है वह अलग चीज है और जो ऊर्जा है वह अलग चीज है, यानी कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक हमारे महान वैज्ञानिक आए जिनका नाम था आइंस्टाइन, जिन्हें हम भौतिक विज्ञान का जनक भी कहते हैं। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक को ही हम भौतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। तो यहां से आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक जो आए, उन्होंने ये बताया कि जो द्रव्य और ऊर्जा है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे तो हम द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित कर दें, चाहे तो ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित कर दें। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र इन्होंने बताया जो कि है E बराबर mc², जहां पे E क्या है, E है आपकी ऊर्जा और m आपका क्या है, द्रव्यमान। यम आपका द्रव्यमान है और C है प्रकाश की चाल। सी क्या है, आपकी प्रकाश की चाल है। तो जो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सूत्र दिया कि E बराबर mc²। इन्होंने क्या किया कि इस द्रव्य और ऊर्जा के मध्य होने वाली क्रियाओं को अच्छे से देखा, अध्ययन किया, इसका प्रेक्षण लिया। उसके बाद इन्होंने ये सूत्र दिया जो कि यह साबित किया कि द्रव्य और ऊर्जा एक सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे तो हम ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर दें, चाहे तो द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर दें। कैसे, जैसे E बराबर है mc²। अगर हमें ऊर्जा पता है तो इसमें द्रव्यमान का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर द्रव्यमान पता है तो ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि अगर द्रव्यमान पता है तो E बराबर mc², ये सूत्र लगा देंगे। अगर ऊर्जा पता है तो हम क्या करेंगे, यम को इधर लाएंगे तो यम इधर आ जाएगा
सॉरी ई आपका यहां है, तो ई के पास अगर हम सी को ला दें तो सी स्क्वायर बटे में हो जाएगा, गुणा में है, बॉर्डर के इस पार आएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा एम। तो अगर हमें ऊर्जा पता है तो यहां से द्रव्यमान का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब इस सूत्र ने हमें यह बता दिया कि द्रव्य और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कितनी बड़ी बात है, सोच के देखिए कि हमारे जो इतनी बड़े संसार है, हमारे यहाँ इतना बड़ा संसार, केवल दो चीज है इसमें, द्रव्य और ऊर्जा, और ये भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। द्रव्य को चाहे तो हम ऊर्जा में परिवर्तित कर दें, ऊर्जा को चाहे तो हम द्रव्य में परिवर्तित कर दें। तो इस प्रकार से आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने यह सूत्र देकर के हमें यह बताया कि आपका द्रव्य और ऊर्जा दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वह है भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। भौतिकी का स्कोप कहां कहां है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भौतिकी का उपयोग, भौतिकी का अध्ययन हम किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए भौतिकी के अध्ययन के लिए इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? कोई आपसे ये पूछे कि भौतिकी को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया। पहला जो भाग है वह है स्थूल भौतिकी, और दूसरा जो भाग है वह है सूक्ष्म भौतिकी। पहला जो भाग है वह है स्थूल का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल, और सूक्ष्म का मतलब हुआ एकदम सूक्ष्म, छोटा सा। तो इसको दो भागों में बांटा गया। पहले भाग जो है उसमें वह है स्थूल भौतिकी और दूसरा है सूक्ष्म भौतिकी। पहले भाग में जो आपका है स्थूल भौतिकी, उसके अंतर्गत हम बड़े बड़े जैसे गैलेक्सी का अध्ययन, तो आकाश गंगा का अध्ययन, सूर्य का अध्ययन, तारों का अध्ययन, चंद्रमा की गति का अध्ययन, ये सब यानी कि बड़े बड़े ग्रहों, उपग्रहों, बहुत बड़े बड़े निकायों का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसको कहते हैं स्थूल भौतिकी, और इसे क्लासिकल फिजिक्स भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक विशेष नियम होते हैं जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत जितनी भी घटनाएं हैं वह एक विशेष नियम पर चलते हैं। जैसे अगर ये चौक है तो चाक को हम जितनी बार यहां से उठाएंगे और छोड़ेंगे, मान लेते हैं कि इतनी ऊंचाई पर चाक को ला करके यहां छोड़ते हैं तो यह 1 सेकंड में यहां पहुंचता है, तो दोबारा भी इतने ही ऊंचाई पर अगर ला करके इसको छोड़ें तो 1 सेकंड में ही पहुंचेगा। चाहे इसको 1000 बार ला करके यहां से छोड़ दें, लेकिन अगर उसको यहां से यहां तक पहुंचने में अगर 1 सेकंड का समय लग रहा है तो वह हर बार 1 सेकंड का ही समय लेगा। यानी कि कहने का मतलब कि इसके जितने भी रूल नियम हैं वह निश्चित होते हैं। ये बड़े बड़े जितने भी ग्रह हैं, पिंड हैं, इसके अध्ययन के लिए जो भी नियम होते हैं वह एक निश्चित होते हैं। और जैसे सूक्ष्म में जैसे जो सबसे परमाणु का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है वह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इतने छोटे होते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम उठाएं और यहां से छोड़ें, पहले राउंड में अगर 1 सेकंड ले रहा है तो दूसरे राउंड में कोई जरूरी नहीं है कि वह 1 सेकंड का ही समय लेगा, 2 सेकंड भी ले सकता है और 1 सेकंड से कम भी ले सकता है। तो ये आपका सूक्ष्म विज्ञान जो है, सूक्ष्म भौतिकी जो है इसका फंडा कुछ अलग ही है, और जो स्थूल भौतिकी है इसका फंडा कुछ अलग ही है। अब तो ये देखिए जो नियम है, इसके नियम हो चाहे इसके नियम हो, ये नियम आते कहां से हैं, आए कहां से? ये फिजिक्स के अंतर्गत जो भी जितने भी नियम हैं, इन नियमों को व्यवस्थित किस प्रकार से किया गया? तो देखिए क्या है कि जैसे जो गुरुत्वाकर्षण का नियम बना, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसे बना? जैसे जो आपके वैज्ञानिक थे न्यूटन भैया, ये कहीं जा रहे थे और रास्ते में इनको बहुत थकान लगी, तो इन्होंने एक सेब के पेड़ के नीचे विश्राम कर लिया थोड़ी देर। तो इन्होंने विश्राम के दौरान ही देखा कि एक सेब पेड़ से नीचे गिर रहा है। तो उन्होंने जब एक सेब को अपने आप पेड़ से नीचे गिरते देखा तो उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने ये सोचा कि भाई ये सेब जो है पृथ्वी पर नीचे कैसे गिर रहा है, आखिर क्या कारण है? पृथ्वी इसको खींच रही है या ऊपर से कोई ढकेल रहा है? तो उनके दिमाग की बत्ती जली, उन्होंने देखा कि दूसरा सेब भी ऐसे गिरा। तब उनका दिमाग चमका, उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि यह सेब अपने से कैसे गिर रहा है। देखिए अगर वहीं पे कहीं भारतीय वैज्ञानिक कोई होते तो वे क्या करते, एक सेब गिरता उठाते खा लेते, दूसरा सेब गिरता उठाते खा लेते, ज्यादा गिर जाता उठा करके घर ले जाते, घर में सब कोई मिलकर के खाते, जो नहीं खा पाते उसको बाजार में ले जाते, बेच देते, पैसा कमा लेते। लेकिन अगर ऐसा करते तो फिजिक्स का तो नाम निशान ही खत्म हो जाता ना तो कहीं से गुरुत्वाकर्षण आता, ना तो कहीं फिजिक्स बनती। अगर इस प्रकार के वैज्ञानिक होते तब, इस प्रकार के लोग होते तब। लेकिन न्यूटन भैया ने क्या किया कि जब कोई सेब गिरा तो उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। इस
इस घटना को देख करके उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि आखिर ये क्या है। तो इन्होंने बाद में पता लगाते अध्ययन करते करते इन्होंने ये पाया कि पृथ्वी के अंदर क्या है कि एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। उसी बल के सहारे धरती माता अपनी प्रत्येक वस्तु को जिसके अंदर द्रव्यमान है उसको अपनी ओर क्या करती है, खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण फल नीचे गिरता है। किसी भी प्रकार का फल नीचे गिरता है। जैसे हम पत्थर को फेंकते हैं तो पत्थर वापस भूमि पर आता है, एक दूरी पर जाता है और वहां से रुक करके पत्थर फिर से भूमि पर आके गिर जाता है। तो इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला देखिए, जैसे एक गैलीलियो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि चाय उनका एक केतली में बन रहा था और उन्होंने देखा कि जो केतली का ढक्कन है वह बार बार नीचे ऊपर कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, कोयले का एक टुकड़ा लिया और उस ढक्कन पर रख दिया। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि वह ढक्कन फिर से ऊपर नीचे करने लगा। कोयले का उन्होंने बड़ा टुकड़ा उठाया और फिर से उस पर रख दिया। फिर कुछ देर बाद देख रहे हैं तो फिर से ढक्कन ऊपर नीचे कर रहा है। यानी कि उनके दिमाग में यह लगा कि हाँ, अंदर कुछ न कुछ जो ये पानी उबल रहा है, जो ये चाय उबल रहा है, इससे जो भाप निकल रहा है वह ढक्कन के ऊपर दाब डाल रहा है, एक प्रकार का बल डाल रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उसके बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया और उन्हीं के फलस्वरूप भाप इंजन का आविष्कार हुआ। तो ये सब नियम आते कहां से, ये बनाए कैसे गए हैं? तो देखिए, सबसे पहले चीज कि भौतिक विज्ञान के नियमों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी भी प्रेक्षण को हम बार बार देखते हैं, उसको मेजर करते हैं, देखते हैं बार बार कि क्या यह क्रिया बार बार हो रही है, हर बार हो रही है। अगर हो रही है तो उसका प्रेक्षण लेते हैं कि क्या हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो हर बार फेंकते हैं तो हर बार नीचे आता है कि किसी बार ऊपर ही रह जाता है। तो उसका फिर हम प्रेक्षण लेते हैं। उसके बाद अगर हर बार समान आया तो उसको एक नियम के अंतर्गत, उसके निष्कर्ष के अंतर्गत व्यवस्थित कर देते हैं, जो कि भौतिक विज्ञान का क्या हो जाता है, नियम हो जाता है। तो देखिए, मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, बस मैं यही चाहता हूं। तो देखिए, स्थूल की हम बात कर रहे थे, तो स्थूल के अंतर्गत विभिन्न शाखाएं हैं जिसका अध्ययन हम बारी बारी से करेंगे। पहला है आपका यांत्रिकी। पहला क्या है, यांत्रिकी। यांत्रिकी के अंतर्गत हम गति के नियमों को, जड़त्व के नियमों को, बल क्या है, जैसे कोई वैज्ञानिक थे जिन्होंने गति का नियम दिया, ठीक है। तो गति का नियम उन्होंने दे दिया कि हाँ, कोई वस्तु चल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। फिर उसके बाद अगले वैज्ञानिक आए। देखिए, मैं वैज्ञानिकों का नाम लेकर के आपको बार बार कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आप बस इतना जान लीजिए कि हाँ, एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने गति का नियम दिया। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए तो उन्होंने ये देखा कि ये कोई भी वस्तु जो गति कर रही है वह अपने से किसी भी गति का विरोध नहीं कर सकती। अगर चल रही है तो यह अपने आप रोक नहीं सकती, खुद को अपने आप इसके दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकती। तो फिर उसके बाद न्यूटन भी आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये चल रही है। इन्होंने जब बोला, दूसरे वैज्ञानिक ने बोला कि ये वस्तु चल रही है तो अपने आप यह दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकती, तो आखिर क्या है कि जो इसके दिशा को परिवर्तित कर देगा। तो उन्होंने देखा कि कोई वस्तु जब चल रही है उसको हम इधर की ओर दबा देते हैं तो यह वस्तु इधर की ओर मुड़ जाती है। यानी कहने का मतलब कि कोई वस्तु जब गति की अवस्था में है तो इस पर एक कोई अगर बाह्य हम कुछ करें, इस पर मतलब बाहर से अगर कुछ कर दें तो यह इसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो न्यूटन ने यह सोच लिया कि इसकी दिशा को जो परिवर्तित कर रहा है उसका नाम हम बल रखेंगे। तो उन्होंने उसका नाम क्या कर दिया, बल रख दिया। तो उन्होंने अपने नियम में बताया, न्यूटन के गति का पहला नियम कि कोई वस्तु जो गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। जो वस्तु विराम की अवस्था में है, रुकी हुई है, तो वह वस्तु रुकी ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी कि जैसे अगर कोई वस्तु है, गाड़ी है, अगर चल रही है तो वह चलती ही रहना चाहेगी। यदि उसमें ब्रेक ना हो तो वह रुकेगी नहीं। दूसरी चीज कि अगर सड़क और गाड़ी के टायरों के बीच में घर्षण न हो, इस सब के बारे में हम बहुत अच्छे से आपको आने वाले पाठों में पढ़ेंगे। तो अगर टायर और सड़क के बीच में घर्षण न हो तो वस्तु चलती ही रहेगी, कहीं पे भी रुकेगी नहीं। जैसे कि गैलीलियो ने एक परीक्षण किया था कि एक गेंद को फेंका था तो गेंद कुछ दूर आगे चल के रुक गई थी। धीरे धीरे उन्होंने घर्षण को कम करना शुरू किया, घर्षण को खत्म करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने ये पाया कि अगर किसी भी तल में अगर घर्षण बिल्कुल भी ना हो तो जो वस्तु अगर हम उसको थोड़ा सा वेग दे देंगे तो वह निरंतर हमेशा के लिए चलती रहेगी। तो यहां से ये बात
सामने आई कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो हमेशा चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यांत्रिकी के अंतर्गत हम इन्हीं सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जो यांत्रिकी है, देखने में नाम तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी ब्रांच इतनी ज्यादा है कि अगर इतनी मोटी किताब के अंतर्गत भी हम इसको अगर बंद करना चाहें तो हमारे लिए यह मुश्किल है। यानी कि कहने का मतलब जो यांत्रिकी है यह बहुत बड़ा है। रॉकेट का नोदन कैसे होता है, कोई वस्तु चलती कैसे है, कोई वस्तु खड़ी कैसे है, इन सब के बारे में हम किसमें अध्ययन करेंगे, यांत्रिकी के अंतर्गत करेंगे। इसका जो दूसरा पार्ट है वह है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी, तो ऊष्मागतिकी के बारे में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स, जो आपके फिजिक्स का जो एक ब्रांच है वह क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम ऊष्मा क्या है, कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा है। तो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, ऊष्मा का विचरण कैसे होता है, और किसी भी वस्तु की साम्यावस्था कैसी होती है। कोई वस्तु जैसे इसी के अंतर्गत हम ऊष्मागतिकी के अंतर्गत जो अभी हमने बताया कि जो गैलीलियो का आपका ये अभी हमने बताया कि जो आपका जो भाप वाला अभी बताया कि केतली में जो चाय बन रहा था तो उसका ढक्कन जो ऊपर नीचे करता है, तो ऊपर नीचे ढक्कन क्यों करता है, उष्मा दाब क्यों डालती है, भाप दाब क्यों डालता है। तो उन सब के बारे में जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे वह क्या कहलाएगा, आपका ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी में हम ऊष्मा के बारे में, ऊष्मा संचरण के बारे में, ऊष्मा की साम्यावस्था क्या होती है, इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और यह शाखा के अंतर्गत जिसमें अध्ययन करेंगे वह क्या कहलाएगी, ऊष्मागतिकी। अगला आपका है प्रकाशिकी। अगला आपका है प्रकाशिकी। अभी देखिए फिलहाल में हम जो 11th में पढ़ने वाले हैं केवल इन 2 ब्रांचेस को पढ़ेंगे, बाकी के जो इसके ब्रांच हैं वह सब आप कक्षा 12th में जाकर के इनका अध्ययन करेंगे। जैसे प्रकाशिकी हो गया, तो प्रकाशिकी के बारे में हम क्या करेंगे, जैसे प्रकाश है, कोई भी वस्तु हमारे सामने दिखाई दे रही है, हमारी आंखों में दिखाई दे रही है, तो क्यों दिखाई दे रही है, अगर ये प्रकाश न होता तो क्या होता। प्रकाश अगर नहीं होता, अंधेरा कमरे में जैसे जाए तो कोई वस्तु हमें दिखाई देती है क्या, नहीं दिखाई देती। तो अगर प्रकाश न होता तो क्या होता, कोई वस्तु को हम देख सकते। प्रकाश है क्या, प्रकाश क्या चीज है, प्रकाश से होता क्या है, इसके बारे में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण आदि सबकी घटनाओं के बारे में अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करेंगे वह क्या कहलाता है, प्रकाश की, ऑप्टिक्स। अगला शाखा है तरंग तथा दोलन। तरंग तथा दोलन, जैसे कि अब हम जो बोल रहे हैं कोई भी दोलन का मतलब होता है कंपन, किसी भी चीज के कंपन के बारे में अध्ययन हम तरंग तथा दोलन के माध्यम से करते हैं। अगर हमारी ध्वनि आप तक पहुंच रही है तो क्यों पहुंच रही है, हम अगर बंद कमरे में बोल रहे हैं तो बंद कमरे के बाहर हमारी ध्वनि क्यों जा रही है। तो इन सब के बारे में जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे वह है आपका दोलन तथा तरंग। और अगला है आपका वैद्युत गतिकी। अगला है आपका वैद्युत गतिकी। तो वैद्युत गतिकी एक बहुत ही बड़ी शाखा है भौतिक विज्ञान की, जो कि स्थूल भौतिकी के अंतर्गत आती है। स्थूल यानी मैक्रो फिजिक्स के अंतर्गत आता है वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी में क्या होता है कि जैसे आवेश क्या है, आवेश गति करता है तब क्या होता है, आवेश गति करता है तो अपने चारों ओर उत्पन्न क्या उत्पन्न करता है, आवेश गति करता है तो अपने चारों ओर विद्युत धारा उत्पन्न करता है। जब आवेश स्थिर रहता है तो वह विद्युत विभव और संधारित्र और धारिता उत्पन्न होता है। जब आवेश गति करता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। दो आवेश अगर रखे हुए होते हैं तो समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण यानी एक दूसरे को धक्का देंगे, विपरीत आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। तो ये क्यों होता है, इन सब के बारे में हम भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे वह क्या कहलाता है, वैद्युत गतिकी। तो ये जो दो आपका है यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी, इसको हम किसमें अध्ययन करेंगे, आपके 11th के फिजिक्स में अध्ययन करेंगे। और जो आपके 3 ये हैं और एक आपका जो सूक्ष्म भौतिकी है ये आप 12th में अध्ययन करेंगे। तो ये तो आपका हो गए स्थूल भौतिकी के पार्ट। और देखिए सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत क्या है, जैसे कोई भी परमाणु है, परमाणु एकदम किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म से सूक्ष्म कण क्या है, परमाणु है। तो परमाणु क्या है इसके बारे में,
परमाणु के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु किससे मिलकर के बना है, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या काम क्या है, प्रोटॉन का क्या है, न्यूट्रॉन का क्या काम क्या है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे मिलकर के बने होते हैं, इन सब के बारे में जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे वह कहलाएगा आपका सूक्ष्म भौतिकी। तो ये आपका हुआ भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। देखिए एक चीज और कि अगर हम देखें तो भौतिकी और गणित का संबंध क्या है, भौतिकी और गणित का संबंध क्या है, और भौतिकी और इंजीनियरिंग, यांत्रिकी, इंजीनियरिंग क्या है और फिजिक्स क्या है, और गणित, इंजीनियरिंग और भौतिकी से किस प्रकार का संबंध है, गणित का भौतिकी से किस प्रकार संबंध है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं साथ में। जैसे न्यूटन भैया ने ये बता दिया कि कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें ये चीज उत्पन्न हो रहा है, कोई आवेश अगर गति कर रहा है तो उसमें ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये सब के बारे में अध्ययन जो कराता है वह है भौतिक विज्ञान, वह क्या है, भौतिक विज्ञान। लेकिन इन अध्ययन के सहारे, जैसे आपने देखा कि केतली के अंदर जो भाप दाब डाल रहा है उससे ढक्कन ऊपर उठ रहा है, भाप क्या कर रहा है, दाब डाल रहा है, तो यह इसका जो अध्ययन कराता है वह है आपका फिजिक्स। लेकिन इसके अध्ययन के बाद जो आपका बना दिया गया रेल इंजन, जो आपका इंजन बना दिया गया, भाप इंजन बना दिया गया, वह क्या है, यांत्रिकी है, इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है कि भौतिकी में जो नियम प्रतिपादित किए गए होते हैं, जो नियम बताए गए होते हैं, उन नियमों के आधार पर ऐसी तकनीकी से उसको इस प्रकार का इस्तेमाल करके हम अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं, वह क्या है, आपका इंजीनियरिंग है। तो हम उम्मीद करते हैं भौतिकी और इंजीनियरिंग में आपको अंतर समझ में आया होगा कि भौतिकी क्या है कि विभिन्न नियमों का अध्ययन कराता है, और जो यांत्रिकी है यानी कि जो इंजीनियरिंग है वह क्या कराता है, भौतिकी के अंतर्गत जो नियम हम पढ़े होते हैं उन नियमों का अनुप्रयोग करके अगर कोई आविष्कार कर रहे हैं तो वह आपकी है यांत्रिकी, वह आपका है इंजीनियरिंग। दूसरा आपका है गणित। भौतिक और गणित का कैसा संबंध है, तो भौतिक और गणित दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे, क्योंकि भौतिक के अंतर्गत जो नियम बनते हैं, हमने बताया कि सबसे पहले हम उसको देखते हैं, किसी भी प्रेक्षण को हम देखते हैं, बार बार देखते हैं। अगर प्रेक्षण समान आता है तो प्रेक्षण की गणना हम कैसे करेंगे, बिना गणित के तो प्रेक्षण की गणना कर ही नहीं सकते, और बिना गणना किए भौतिक विज्ञान का धारणा असंभव है। तो इस प्रकार से भौतिकी और गणित भी एक सिक्के के जो दो पहलू हैं, और भौतिकी और यांत्रिकी भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज, यानी कि भौतिक का प्रौद्योगिकी और समाज से क्या मतलब है, इससे क्या संबंध है। तो अभी हमने बताया आपको कि भौतिकी, तो भौतिकी के बारे में तो आप लोग समझ ही गए कि भौतिकी क्या है। अगला आपका इसमें है प्रौद्योगिकी। तो जिसको अंग्रेजी में हम प्रौद्योगिकी को तो आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर इसको अंग्रेजी में हम बोलें, अंग्रेजी में अगर इस शब्द का उच्चारण करें तो आप लोग भली भांति समझ जाएंगे। तो देखिए, प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में कहा जाता है इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग का मतलब होता है प्रौद्योगिकी। तो हम अभी आप लोगों को बताए कि भौतिकी और प्रौद्योगिकी का कैसा संबंध है। भौतिक के अंतर्गत जिन नियमों का हम अध्ययन करते हैं, उन नियमों के सहारे, उन नियमों का प्रयोग करके हम जिस भी चीज का निर्माण करते हैं, जिस भी वस्तु को बनाते हैं, वह किसके अंतर्गत बनाते हैं, इंजीनियरिंग। जैसे कि हम अगर भाप का अध्ययन किए तो भाप का अध्ययन हमने किसके अंतर्गत किया, भौतिकी के अंतर्गत किया। लेकिन भाप का अध्ययन करके हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया भाप इंजन। हमने क्या बना दिया, भाप इंजन। तो जो हमने भाप इंजन बनाया वह क्या है, इंजीनियरिंग है। लेकिन भाप इंजन जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसके बारे में हमें जो अध्ययन कराएगा वह क्या है, आपका भौतिकी है। तो हमने बताया आपको कि भौतिकी और प्रौद्योगिकी दोनों एक सिक्के के दो पहलू
पहलू हैं। तो यहां से हम भौतिकी और प्रौद्योगिकी को समझ सकते हैं। जैसे न्यूटन भैया ने यह बताया कि कोई वस्तु गति करती है तो वह गति के संबंधित जो भी नियम दिया हमारे न्यूटन भैया ने दिया, तो उस गति के नियमों का अध्ययन करके हमने ये बनाया कि गाड़ी घोड़ा तमाम प्रकार के बना दिया, तमाम प्रकार की ऐसी गाड़ियां बना दी जो कि हमारे बहुत से ज्यादा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी हमारे मेहनत के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकती हैं। तो यहां से गति के बारे में कौन बताया? न्यूटन ने बताया, फिजिक्स ने बताया, लेकिन उसका अनुप्रयोग करके, उसका इस्तेमाल करके जो चीज हमने बनाया वह क्या कहलाएगा? प्रौद्योगिकी कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? इंजीनियरिंग कहलाएगा। अगला चीज है समाज। तो इस प्रौद्योगिकी का समाज पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा? देखिए, पहले क्या था कि अगर हम सिंचाई करते थे तो कुआं में हम रस्सी और बाल्टी के सहारे पानी निकालते थे और अपने फसलों को सींचते थे। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो तमाम प्रकार के, जैसे कई वाटर पंप हो गए और कई प्रकार के ऐसे संसाधन आ गए, मशीनरी आ गई जो कि हमारे काम को क्या कर दिया? आसान कर दिया। तो एक तरह से हम ये कहें कि समाज के लिए जो भौतिकी है, वह जो मशीन बनी वह कहां से बनी? भाई भौतिक का अध्ययन किए तब हम उसको इंजीनियरिंग की सहायता से हमने क्या बनाया? वह अपना संसाधन बनाया जो कि हमारे समाज में आज उपयोगी है। जैसे हमने इसके भाप इंजन का जो आविष्कार किया, इंजन बन गया। हम उस टाइम क्या होता था, जब हमारे पास कोई भी संसाधन नहीं थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हमको जाना होता था तो हम पैदल जाते थे, जिससे हमें वक्त भी ज्यादा लगता था, एनर्जी भी ज्यादा लगता था। लेकिन यहां से भौतिकी के अध्ययन से और प्रौद्योगिकी के विस्तार से हमने भाप इंजन बना लिया और उस इंजन के सहारे हम उसमें बैठ करके कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं और हमें कोई भी ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। तो इस प्रकार से भौतिकी और प्रौद्योगिकी एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। और इस प्रौद्योगिकी के लगातार परिवर्तन से, लगातार इसके विकास से हमारे समाज का बहुत बड़ा कल्याण हुआ और समाज में बहुत बड़ा उपयोगिता हुई इसकी। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि भौतिकी का प्रौद्योगिकी से कैसा संबंध है और भौतिकी का समाज से कैसा संबंध है। तो जो आपका भौतिकी है यह समाज के लिए बहुत ही अच्छा, एक तरह से हम मान लें कि इसमें एक वरदान के ही रूप में सामने आता है समाज के लिए हमारे। इस पाठ का हमारा अगला जो टॉपिक है वह है प्रकृति में मूल बल। मूल का मतलब यह हुआ कि एकदम मुख्य रूप से प्रकृति में कौन कौन से बल हैं। ऐसे तो देखा जाए तो बल कई प्रकार के हैं, जैसे सरल रेखी बल, ऋजुरेखी बल, कई प्रकार के बल हैं। वृत्ताकार गति करती हुई किसी पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, इन सब के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे आपके पाठ के अंतर्गत। तो बल तो ऐसे असंख्य कितने प्रकार के होते हैं जिनके बारे में अलग अलग अभी हम नाम लें तो आपका कम से कम 5 घंटे लग जाए, तब पर भी पूरे बल का हम नाम सही से नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर हम मूल बल की बात करें कि जो मुख्य रूप से है, तो वह मुख्य रूप से प्रकृति में 4 प्रकार के बल होते हैं। मुख्य रूप से प्रकृति में कितने प्रकार के बल होते हैं? 4 प्रकार के बल होते हैं। 4 प्रकार के बल होते हैं मुख्य रूप से। तो जिसमें पहला बल है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। पहला बल तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि देखिए, दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल को अगर समझें, पहले देखिए क्या था, अगर इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल हम ले अगर प्रैक्टिकल रूप से, तो अगर देखें तो पहले पृथ्वी को माना जाता था कि एक सपाट है, एक समतल, पूरा पृथ्वी क्या है? समतल है। लेकिन जैसे देखा गया, लोगों ने देखा कि जैसे अगर नदी में नाव अगर आपके सामने की तरफ आ रही है तो उसका केवल सामने का हिस्सा दिखाई देता है, पीछे का हिस्सा नहीं दिखाई देता। लेकिन जब नाव सामने आ जाती है तो उसके चारों तरफ का हिस्सा दिखाई देता है और लगता है कि नाव कैसी है? लंबी है। तो इसी जब वैज्ञानिकों ने ये देखा कि भाई नाव भी तो देखने में, जैसे पृथ्वी को सबसे पहले क्या था कि पृथ्वी को वैज्ञानिकों ने देखा कि हाँ ये समतल के जैसे दिख रही है, तो वैज्ञानिकों ने ये मान लिया कि पृथ्वी कैसी है? समतल है। लेकिन जैसे देखा कि नाव हमारे तरफ जब सामने आती है तो उसका सामने का हिस्सा केवल दिखता है, और नाव जब सामने आ जाती है, हमारे सामने खड़ी हो जाती है, तो नाव का पूरा भाग दिखने लगता है। तो वैज्ञानिकों का कुछ माथा ठनका और उन्होंने ये मानना उन लोगों का व्यर्थ हो गया कि पृथ्वी क्या है?
सपाट है, क्योंकि जो देख रहे हैं हम, जो दिख रहा है वह वास्तव में नहीं है। दिख तो रहा है सपाट, लेकिन सपाट नहीं है। तो फिर उसके बारे में, उसके बाद जो पृथ्वी की थ्योरी आई वह क्या आ गई कि पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है। लेकिन यह भी मानना निष्फल हो गया, क्योंकि जब गुरुत्वीय त्वरण जी का खोज हुआ, जब गुरुत्वीय त्वरण जी का खोज हुआ, तो अगर पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वह होता है 9.8। वह कितना होता है 9.8। लेकिन अगर जब पृथ्वी गोल है तो इसके सतह पर अगर हम यहां अगर देखें तो यहां भी 9.8 होना चाहिए, यहां अगर गुरुत्वीय त्वरण देखा है तो यहां भी 9.8 होना चाहिए, और यहां गुरुत्वीय त्वरण देखें तो यहां भी 9.8 होना चाहिए। यानी कि इसके सतह पर अगर समान दूरी पर देखें तो गुरुत्वीय त्वरण सभी जगह पे कितना होना चाहिए 9.8। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहां पे कुछ मान अलग होता है, यहां कुछ अलग मान होता है, यहां कुछ अलग मान होता है। तो इन्होंने उस टाइम ये मानना शुरू कर दिया कि पृथ्वी गोला नहीं है, बल्कि पृथ्वी कैसी है, अंडाकार है। पृथ्वी कैसी है, अंडाकार है, परवलयाकार है, इस तरह से है। तो यानी कि तब देखें कि हाँ, पृथ्वी का अगर ये सतह है तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग होगा, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग होगा, क्योंकि यहाँ से केंद्र की दूरी अलग अलग है। क्योंकि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में ये बताया, न्यूटन ने ये बताया सबसे पहले कि कोई भी अगर दो द्रव्यमान है जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है, तो दोनों वस्तुओं के प्रति आकर्षण एक बल देखने को मिलेगा, जिस बल का सूत्र उन्होंने बताया कि वह बल अनुक्रमानुपाती होता है M1 और इंटू M2 के। यानी कि दो वस्तु है तो उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है, अनुक्रमानुपाती और समानुपाती दोनों एक ही चीज है। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब यह हुआ कि अगर इधर का बढ़ाया जाएगा तो इधर बढ़ेगा, इसके मान को बढ़ाया जाएगा तो ये बढ़ेगा, और इसके मान को बढ़ाया जाएगा तो ये बढ़ेगा। समानुपाती यानी समान अनुपात में अगर इसमें 1 की वृद्धि होती है तो इसमें भी 1 की वृद्धि होगी, अगर इधर 1 की वृद्धि की जाती है तो इधर की भी 1 की वृद्धि होगी, अगर इधर 1 में 1 की कमी की जाती है तो इधर भी 1 की कमी होगी, जिसे हम अनुक्रमानुपाती या समानुपाती के चिन्ह से दर्शाते हैं। दूसरा इन्होंने ये बताया कि इन द्रव्यमानों की, जैसे एक द्रव्यमान यहां रखा गया है, एक द्रव्यमान यहां रखा है, और इनकी दूरी अगर r है तो जो बल है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, इनके दूरी के वर्ग के, यानी कि दूरी के स्क्वायर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा बटे में होता है। तो यहां से अगर दोनों को देखा जाए तो F बराबर अनुक्रमानुपाती के जगह पे चिन्ह लगाएंगे तो एक समानुपाती नियतांक आएगा G, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और यहाँ ऊपर में है M1 इंटू M2 और नीचे में आपका आ जाएगा R का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वह होता है G M1 इंटू M2 बटे R का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि जो आपका अगर कोई पिंड या कोई वस्तु यहाँ पे रखी है तो उस पर इसके केंद्र द्वारा आरोपित जो बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल से किसी वस्तु को खींचती है उसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और जिसका मान ये होता है, यानी यह दूरी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे दूरी कुछ और है और यहाँ पे दूरी कुछ और है और यहाँ पे दूरी कुछ और है, तो इसलिए यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसका जो अगला है वह है विद्युत चुंबकीय बल। तो अभी अभी हमने बताया आपको विद्युत चुंबकीय बल के बारे में कि अगर कोई दो आवेश है, देखिए आवेश के बारे में, इस जो विद्युत चुंबकीय बल है इसके बारे में कुलाम नामक वैज्ञानिक ने इसका सूत्र दिया, जो इसी पर जो लगभग इसके सेम होता है कि जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है वह अनुक्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के Q1 इंटू Q2 के, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पे एक नियतांक आता है, जैसे यहाँ G नियतांक है, यहाँ पे K नियतांक होता है। तो ये आपके कुलाम भाई साहब ने एक नियम दिया जो कि आवेशों से संबंधित नियम है। तो आवेशों, दो आवेश अगर रखे हुए हैं तो अगर समान आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का देंगे। इन्होंने अपने प्रयोगों परीक्षणों में देखा, जो कि आप कक्षा 12वीं में जाएंगे तो इसके बारे में अच्छे से विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो दो समान आवेश हैं तो एक दूसरे को धक्का देंगे, दो विपरीत आवेश हैं तो एक दूसरे को आपस में खींचेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इस बल को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। जिसको किसने दिया, विद्युत चुंबकीय बल का धारणा किसने रखा, कुलाम नामक वैज्ञानिक ने रखा। तो ये आपका
आपका हुआ विद्युत चुंबकीय बल। अगला होता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? जैसे हमने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं? अगर हम बाल को फेंक देते हैं, किसी भी गेंद को या किसी भी पत्थर को फेंकते हैं, तो वह कुछ दूरी पर जाके रुक जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सतत क्यों चलता रहता है? लगातार कंटिन्यू क्यों चलता रहता है? क्यों नहीं रुकता? तो इसका कारण क्या है कि उसमें देखिए, अगर जो नाभिक है, हमने कक्षा 10 में पढ़ा है कि नाभिक के परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर बाहर कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। दूसरी चीज कि अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे नाभिक के अंदर 4 प्रोटॉन होंगे। अगर 4 माइनस हैं इसके बाहर, तो नाभिक के अंदर 4 प्लस होंगे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो 4 प्रोटॉन होंगे। क्योंकि परमाणु, जो आपका परमाणु मॉडल है, उसमें यह बताया गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। हमने अभी ये भी बताया कि जो आपका अगर विपरीत आवेश है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे यानी कि खींचेंगे एक दूसरे को। तो जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, तो अगर कोई वस्तु ऐसे घूमती है तो घूमते घूमते वह एक नीचे आके गिर जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो प्रोटॉन है इनको पकड़ के रखते हैं। इनको क्या करते हैं? पकड़ के रखते हैं प्रबल नाभिकीय बल। जिस बल से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखता है, उसे हम कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। तो ये जो प्रबल नाभिकीय बल कहां देखने को मिलता है? किसी भी परमाणु के अंदर। और परमाणु कितना है? छोटा सा है। परमाणु एकदम छोटा सा होता है, अविभाज्य कण है। परमाणु माना जाता था पहले अविभाज्य कण, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है, आने वाली थ्योरी में हमको पता चला। तो यहां से देखा जाए कि जो परमाणु होता है वह एकदम अत्यंत छोटा होता है। तो ये जो प्रबल नाभिकीय बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात करें, तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी कहां है? यहाँ पे है, और चंद्रमा इससे कई लाखों किलोमीटर दूर है, फिर भी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यानी कि इसका जो रेंज है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो रेंज है, वह अत्यंत लंबा है, लेकिन यह क्षीण बल है। क्षीण बल कैसे है कि देखिए, इस अगर चाक यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे पृथ्वी इसको अपने गुरुत्वाकर्षण बल लगाई है, इस पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी इस छोटी सी वस्तु पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, इस पर हम थोड़ा सा भी बल लगाते हैं तो चाक हमारा ऊपर उठ जाता है। इसको थोड़ा सा भी छोड़ देते हैं तो चाक नीचे गिर जाता है। यानी कि अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल रहता, पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है वह अत्यंत प्रबल होता, तो इसको उठाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि ये बल अत्यंत क्षीण होता है, अत्यंत कम होता है। लेकिन जो प्रबल नाभिकीय बल है, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना हुआ तो इसको हमें भरपूर मात्रा में ऊर्जा देनी होगी, तब जाकर के एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसका जो परास है वह बहुत बड़ा होता है, और इसका जो परास है बहुत बड़ा नहीं होता, और इसका बहुत बड़ा इसका जो परास है वह बहुत ज्यादा न होने के कारण, इसका जो रेंज है बहुत ज्यादा न होने के कारण यह बहुत ही खतरनाक बल होता है। खतरनाक बल कैसे होता है? इसी प्रबल नाभिकीय बल द्वारा ही परमाणु बम बनाए जाते हैं, एटम बम बनाए जाते हैं, जो कि अगर एक जगह पे गिरा दिया जाए तो समस्त जनसंख्या को साफ कर सकते हैं। यानी कि एक चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा कि जो जितना ही नुकसानदायक होता है, प्रकृति उसको उतने ही छोटे परास में सिकोड़ करके रख देती है। जैसे कि ये हानिकारक नहीं था तो इसको पृथ्वी ने बहुत बड़ा रेंज दे दिया, लेकिन ये हानिकारक था तो इसको पृथ्वी ने एकदम छोटा सा रेंज दे दिया, क्योंकि ये भी एक परमाणु से मिलकर के बना है। तो परमाणु क्या है? इसको इतना महीन पीस दीजिए, इतना महीन पीस दीजिए कि इसको फिर से उसका टुकड़ा न किया जा सके। तो उसका एक कण ही क्या होता है? परमाणु होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो आप समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने छोटे से रेंज में होते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कभी भी किसी के लिए विनाशकारी मत बनिए, नहीं इस बल के जैसा पृथ्वी आपको सिमट करके छोटे से जगह में रख देगी। अगर आप किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं तो पृथ्वी आपको, धरती माता आपको बहुत बड़े तक ले जाएंगी, प्रकृति जो है आपको बहुत बड़े बड़े ऊंचे स्थान तक ले जाएगी। लेकिन अगर आप किसी को हानि पहुंचाते हैं तो जो प्रकृति है आपको सिकोड़ करके रख देगी। दूसरा आपका है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल
नाभिकीय बल। तो दुर्बल नाभिकीय बल जो है रेडियो एक्टिव तत्वों में पाया जाता है। रेडियो एक्टिव तत्वों से न्यूट्रिनो का जो उत्सर्जन होता है उसी के अंतर्गत पाया जाता है दुर्बल नाभिकीय बल। तो दुर्बल नाभिकीय बल का भी जो परास होता है वह भी क्या होता है, कम होता है। सबसे बड़ा परास गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, फिर उसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल, फिर उसके बाद प्रबल नाभिकीय बल। सबसे छोटा परास किसका होता है, प्रबल नाभिकीय बल का। तो यहां से प्रकृति के मूल बलों को हमने चारों बलों को अध्ययन किया। तो देखिए बलों का एकीकरण। बलों के एकीकरण का मतलब यह हुआ कि किसी एक बल के सहारे हम कई चीजों का, भौतिक विज्ञान में कई चीजों का एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वही कहलाता है आपका बलों का एकीकरण। जैसे अगर हम गुरुत्वाकर्षण, जो फर्स्ट बल है आपका गुरुत्वाकर्षण बल को अगर ले लें तो गुरुत्वाकर्षण बल से हम किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, चंद्रमा की गति को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, फलों का नीचे गिरना इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारा आगे चलना, हम जो पृथ्वी पर आगे बढ़ते हैं हम चलते क्यों हैं, इसका भी हम गुरुत्वाकर्षण बल की सहायता एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि एकीकरण, एक बल की सहायता से हम कई चीजों को, भौतिक विज्ञान के कई चीजों का एक्सप्लेन कर सकते हैं। वही कहलाता है आपका बलों का एकीकरण। तो देखिए इस पार्ट का जो लास्ट टॉपिक है वह है भौतिकी के नियमों की प्रकृति। तो देखिए भौतिकी के नियमों की प्रकृति का अध्ययन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हमने बताया कि भौतिकी के अध्ययन के लिए सबसे पहले मैं उधर का रफ करता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। तो देखिए हमने बताया आपको कि भौतिकी का अध्ययन के लिए हम इसको दो भागों में बांटते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म। तो स्थूल का मतलब होता है मैक्रो और इसका ये सूक्ष्म को कहते हैं माइक्रोफिजिक्स और मैक्रोफिजिक्स। इसको दो भागों में बांटे, माइक्रोफिजिक्स और माइक्रोफिजिक्स। तो देखिए यहां पे हमने बताया कि स्थूल के नियमों को जैसे हमने समझाया कि इसके जो नियम है एक निश्चित होते हैं, मतलब एक आधार होता है, इसका एक परफेक्ट आधार होता है, उसे हम कहते हैं स्थूल भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स भी इसको कहते हैं। और दूसरा आपका है मैक्रो, तो इसका कोई भी आधार नहीं होता, यानी कि इसके लिए एक अलग ही नियम लगते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। इसका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, इसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं और इसको कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। तो आपका जो क्लासिकल फिजिक्स है इसके एक महत्वपूर्ण नियम है, इसके रूल है, एक परफेक्ट रूल है जिसके अंतर्गत हम मैक्रो फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। तो वही आपका है भौतिकी के नियमों की प्रकृति। इसके नियमों की जो प्रकृति है, स्थूल भौतिकी के जो नियमों की प्रकृति है वह एक निश्चित है और सूक्ष्म के नियमों की जो प्रकृति है वह अनिश्चित है। तो इस प्रकार से भौतिकी के नियमों की प्रकृति को हम समझ सकते हैं। देखिए अब स्थूल जैसे कि यह एक निश्चित है, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, संरक्षण का नियम। तो इसके लिए क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। किसी भी वस्तु के लिए यांत्रिक ऊर्जा का योग, यांत्रिक ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इस भौतिक विज्ञान की प्रकृति, नियमों की प्रकृति में हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी आपको समझाने का प्रयास किया वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा और फिजिक्स के बारे में आप लगभग थोड़ी बहुत चीजों के बारे में जान ही गए होंगे कि फिजिक्स में क्या क्या अध्ययन किया जाता है, कैसे अध्ययन किया जाता है, कहाँ पे उपयोग होता है फिजिक्स, कहाँ पे नहीं होता है। तो इस सब के बारे में अध्ययन आप लोग तो जान ही गए होंगे। अब देखिए इसके बाद की जो भी लेक्चर्स आएंगी वह आपको नियमित रूप से, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी होंगी, वह आपके नियमित रूप से हमारे चैनल पर चलाई जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है, चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।